एक स्टारलिट नाइट की शांति में बाइजिंग ने खुद को एक डरावने सपने की ठंडी पकड़ में फंसा हुआ पाया। रूम में अंधेरा था और परछाइयां उसकी तरफ रेंगती हुई लताओं की तरह बढ़ रही थीं। वह हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके हाथ मजबूती से बंधे हुए हैं। एक सिल्वर हेयर्ड फिगर उसके ऊपर मंडरा रहा है और उसके होंठ उसके पेट की तरफ नीचे जा रहे हैं। उसकी आंखें फड़क कर खुलती हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि उसकी इंटेंस गेज अंधेरे को चीर रही है। उसकी इंटेंस आईज कभी नहीं हटती जब वह उसकी ओर झुकता है, इतना करीब कि वह अपनी स्किन पर उसकी सांसें महसूस कर सकती है। अचानक उसे कुछ ठंडा और स्लिपरी महसूस होता है। एक सरपेंट उसे लपेट रहा है, उसके स्केल्स उसे दबा रहे हैं। उसकी सेंसेस धुंधली हो जाती हैं और सीन रियलिटी और नाइटमेयर के बीच बदलता रहता है। एक झटके के साथ वह जाग जाती है, सांस लेने के लिए तड़पते हुए। उसकी आंखें रूम में हर तरफ दौड़ती हैं, हर शैडो और हर कॉर्नर को स्कैन करती हैं। वहां कोई नहीं है। धीरे धीरे उसका रेसिंग हार्ट शांत होने लगता है और वह खुद से कहती है कि यह सिर्फ एक नाइटमेयर था, या फिर उसे ऐसा लगा। 3 मंथ्स बाद जब वह अपनी हेल्थ के लिए हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर की बातों ने उसकी शांति छीन ली। तुम प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया। एक ऐसी रेवलेशन जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। कंफ्यूजन ने उसका दिमाग चकरा दिया। उसका कोई पार्टनर नहीं था, इस रिवलेशन के लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह इसे समझ पाती, डॉक्टर ने आगे कहा, कुछ और भी है। अल्ट्रासाउंड दिखाता है कि तुम्हारा वूम्ब स्केल्स से भरा हुआ है। स्केल्स? बाइजिंग की आवाज कांप गई। उसका दिमाग डिसबिलीफ से भर गया। वह इसे एक अब्सर्ड मिस्टेक मानकर टालने की कोशिश कर रही थी। फिर भी जब उसने अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर देखा तो वह वहीं था, एक डार्क शेप उसके अंदर एक सरपेंट की तरह रेंगता हुआ। वापस घर पर जब बाइजिंग अकेली बैठी इस इम्पॉसिबल बात के बारे में सोच रही थी, तब उसे किसी के देखने का स्ट्रेंज सेंसेशन हुआ। उसने आसपास देखा, लेकिन रूम खाली था। इसे पैरानोया समझकर टालते हुए वह आखिरकार सो गई। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें फड़क कर खुलीं। उसके सपने वाला फिगर उसके सामने खड़ा था। उसके रूम में ऐसे प्रकट हुआ जैसे उसे बुलाया गया हो। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। सिल्वर हेयर्ड, शार्प आइड, और उसकी ऑरा से एक एंशिएंट पावर झलक रही थी। बाइजिंग का दिमाग दौड़ने लगा। क्या तुम इस चाइल्ड के फादर हो? उसने पूछा, बमुश्किल अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए। समझने की कोशिश करते हुए बाइजिंग ने बात जारी रखी, लेकिन मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ये डिजर्व करती हूँ? उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी। 20 ईयर्स अगो तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने तुम्हें लगभग खो ही दिया था। उसने शुरू किया। उसका हर शब्द गुस्से और कड़वाहट से भरा था। अपनी डेस्परेशन में तुम्हारे फादर ने मेरी फियांसे को पकड़ लिया और तुम्हारी जान बचाने के लिए उसकी सैक्रिफाइस कर दी। मैं हिसाब लेने आया हूँ। जान के बदले जान, उसने डिक्लेयर किया। उसकी नजरें टिकी हुई थीं। बाइजिंग का डर बढ़ गया और उसने भीख मांगते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, जब तक कि उससे मुझे चोट ना पहुंचे। वह आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक मजाक सा चमका। जो भी मैं कहूं। जब बाइजिंग उस सिल्वर हेयर्ड मैन के सामने खड़ी थी, उसकी इंटेंस गेज थोड़ी नरम हुई। तुम्हें जाने देना मुश्किल नहीं है, उसने शुरू किया, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली, उसने शुरू किया, मेरी डिसाइपल बनने का वादा करो और अच्छे काम करने में मेरी मदद करो। वह रुका। उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए। दूसरी, क्योंकि मेरी फियांसे तुम्हारी वजह से मरी, तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी मेरी वाइफ के रूप में। वह उसकी ओर झुका। आवाज ठंडी लेकिन कमांडिंग थी। मेरे चाइल्ड को जन्म दो और मेरी लेगेसी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ाओ। खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए बाइजिंग फुसफुसाई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पहला वाला, कोई पछतावा नहीं, उसने जवाब दिया। वह और करीब झुका और एक किस के साथ उसकी किस्मत सील कर दी। बाद में जब बाइजिंग उस सरियल इनकाउंटर के बारे में सोच रही थी, उसने अपने सामने एक अजीब बीड पड़ा हुआ देखा। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, इस बीड को प्रोटेक्ट करना, ये हमारे बॉन्ड का प्रूफ है। निष्पक्ष रहना, ईमानदार रहना और लालच से सावधान रहना। और मेरा नाम लियू लॉन्गटिंग है, इसे याद रखना। बहुत समय पहले पूरे रीजन में एक कहानी फैली थी। एक रहस्यमयी माउंटेन गॉड पहाड़ों में गहरे छिपे एक गांव की रखवाली करता था। उसकी शक्ति के बारे में अफवाहें उड़ती थीं कि उसके आशीर्वाद से वेल्थ और प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन उसका गुस्सा उन लोगों पर प्राकृतिक आपदाएं ला सकता है जो उसे नाराज करते हैं। उसकी कृपा बनाए रखने के लिए उन्होंने एक रिचुअल शुरू किया, जवान औरतों को सैक्रिफाइसेस के रूप में चढ़ाते हुए, ताकि आपदाओं से बचा जा सके। समय के साथ यह ट्रेडिशन एक डरावना बोझ बन गया, जिसने गांव वालों को भक्ति और डर दोनों के साथ गॉड से बांध दिया। बाइजिंग को इस डार्क हिस्ट्री के बारे में पता चला और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं छिपा सकी। तुम अभी भी इस पर यकीन कैसे कर सकती हो? ये सिर्फ सुपरस्टिशन है,
उसने अपनी ग्रैंडमदर से बहस की, जो अपने विश्वास पर अडिग थीं। माउंटेन गॉड ने मुझे सपने में चेतावनी दी थी, अगर हम रुके तो हमारे बच्चों और पोते पोतियों पर मुसीबत आएगी। आह भरते हुए बाई जिंग को लियू लॉन्गटिंग का जिक्र पहले करने पर पछतावा हुआ। उसकी ग्रैंडमदर ने अचानक डिक्लेयर किया, चूंकि तुम इतनी काबिल हो, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। शॉक्ड होकर बाईजिंग ने देखा कि उसकी ग्रैंडमदर ने अपने जाने का अनाउंसमेंट कर दिया और बाईजिंग को माउंटेन गॉड से अकेले निपटने के लिए छोड़ दिया। बाईजिंग गांव में टहलने लगी। उसने एक एल्डर को देखा जिसने अपनी ग्रैंड डॉटर को प्यार से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रिजाइंड एक्सप्रेशन था। वो एल्डर बोलती रही, उसकी आवाज में उदासी थी। कई साल पहले मेरी एक बहन को माउंटेन गॉड को ऑफरिंग के रूप में ले जाया गया था। पहाड़ पर घसीटते हुए ले जाए जाने पर उसने बहादुरी से अपनी किस्मत का सामना किया, भले ही वो जानती थी कि वहां से कोई वापसी नहीं होगी। उस एल्डर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को मजबूती से पकड़ लिया और उसे गले लगाते हुए उसके आंसू खामोशी से गिरने लगे। बाईजिंग ने शांति से सुना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो फुसफुसाई। बाईजिंग को अपने पास एक फेमिलियर प्रेजेंस महसूस हुई। लियू लॉन्गटिंग। वो एक स्मर्क के साथ पास आया। ज्यादा खुश मत हो, वो मुझे नहीं देख सकते। अगर तुम यहाँ मुझसे बात करोगी तो वो तुम्हें पागल समझेंगे। बाईजिंग एक मुश्किल सवाल से जूझ रही थी। मैं इस माउंटेन गॉड को कैसे संभालूं? सभी गॉड्स विश्वास से पैदा होते हैं। विश्वास जितना गहरा होगा वो उतने ही ताकतवर बनते जाएंगे। लेकिन गांव वालों ने बहुत पहले ही उस पर से विश्वास खो दिया है, उसने रिमार्क किया। यही बात मेरे लिए भी लागू होती है। बाईजिंग ने उसे शक की नजर से देखा। क्या तुम सच में उसे हरा सकते हो? उसने पूछा। लॉन्गटिंग मुस्कुराया, शायद। आखिर मैं 700 ओवर ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लियू लॉन्गटिंग और करीब झुका। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मेरे पास एक प्लान है, वो फुसफुसाया। उस छोटी लड़की की सैक्रिफाइस देने के बजाय खुद को माउंटेन गॉड की ब्राइड के रूप में पेश करो। उसने उसे अपने करीब खींचा। उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं। मेरे आने का इंतजार करना और मैं तुम्हें माउंटेन गॉड से बचाऊंगा, वो फुसफुसाया। बाईजिंग ने उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम बेहतर होगा कि याद रखो, एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसके लिए देख लूंगी, वो मुस्कुराया। सावधान रहना बाईजिंग, तुम्हारी जान अब मेरे हाथों में है। माउंटेन गॉड की सैक्रिफाइस का दिन आ गया। बाईजिंग जो सेरेमोनियल रेड रोब्स में सजी हुई थी, गांव वालों के गंभीर मंत्रोच्चार के बीच पहाड़ पर चढ़ने लगी। जैसे ही रिचुअल शुरू हुआ, बाईजिंग का दिल डर और डिटर्मिनेशन दोनों से धड़कने लगा। उसके पास माउंटेन गॉड का सामना करने से बचने का एक प्लान था। वो अपने साथ एक स्पेशल पिल लाई थी जिसे खाने पर वो पावरलेस हो जाता। जैसे ही रिचुअल की कैंडल्स फड़कने लगीं और दीवारों पर परछाइयां पड़ने लगीं, बाईजिंग धुंधले मंदिर में अकेली बैठकर प्रार्थना करने लगी। लेकिन उसकी तन्हाई में एक ईरी प्रेजेंस ने दखल दिया। अंधेरे से एक फिगर सामने आया, एक लंबा आदमी जिसने ब्लैक रोब्स पहने थे और उसकी आंखें एक अनसेटलिंग इंटेंसिटी के साथ चमक रही थीं। वो रहस्यमयी आदमी करीब आया। उसकी नजरें टिकी हुई थीं। तुम मेरी ब्राइड हो। मैंने तुम्हारा बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, उसने डिक्लेयर किया। जैसे ही वो करीब झुका, वो एक ऐसे लहजे में फुसफुसाया जो प्लेफुल और ऑमिनस के बीच का था। मुझे और इंतजार मत कराओ मेरी ब्राइड, मेरी बन जाओ, वरना तुम्हारे गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके अंदर एक बगावत की लहर उठी। रुको, मुझे और वक्त चाहिए, बाईजिंग ने जवाब दिया, बच निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वक्त मांगते हुए। माउंटेन गॉड ने अपना सिर झुकाया। उसे मजा आ रहा था। तुम मुझसे डर क्यों नहीं रही हो? उसने पूछा। बाईजिंग अपनी घबराहट के बावजूद मुस्कुराने में कामयाब रही। खैर, शायद इसलिए क्योंकि तुम इतने हैंडसम दिखते हो। उसने अपनी आईब्राव ऊपर की उसकी बोल्डनेस देखकर उसे दिलचस्पी हुई। इंटरेस्टिंग, वो बुदबुदाया। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहाँ से हैंडसम लगता हूँ? घबराकर बाईजिंग हकलाने लगी। खैर, तुम्हारी नोज, आईज, माउथ, सब कुछ अच्छा लग रहा है। माउंटेन गॉड ने बाईजिंग को करीब खींचा। उसकी इंटेंस गेज उसके चेहरे से कभी नहीं हटी। सिर्फ मेरा चेहरा ही अच्छा नहीं दिखता, वो मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, बल्कि मुझे यकीन है कि मेरी बाकी बॉडी भी वैसी ही होगी। बाईजिंग ने उसे रोकने की कोशिश में जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर दिए। रुको मिस्टर माउंटेन, एक पल ठहरिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, उसने कहा। मासूमियत का नाटक करते हुए उसने उसे एक छोटी पिल थमा दी, जो उसकी मदर ने उसे एक आर्टिफैक्ट के रूप में दी थी, और दावा किया कि इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसे उम्मीद थी कि वो बिना किसी सस्पेशन के इसे खा लेगा, लेकिन उसने आईब्राव ऊपर की। उसे शक हुआ। और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पॉइजन नहीं है? उसने पूछा। उसकी शार्प गेज सवाल कर रही थी। बाईजिंग ने अपना कंपोजर बनाए रखा और शांति से वो पिल अपने मुंह में डाल ली। पॉइजन? मैं जो तुम्हारी ब्राइड हूँ, वो अपने हैंडसम हस्बैंड को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? अम्यूज्ड होकर वो और करीब झुका। चलो बराबरी करते हैं, वो बुदबुदाया। तुम्हें भी इसका आधा हिस्सा खाना होगा। उसने उसके मुंह से पिल निकाल ली, सावधानी से उसे 2 हिस्सों में बांटा, फिर खुद एक पोर्शन खाया और दूसरा आधा हिस्सा धीरे से वापस उसके होठों के बीच सरका दिया। लेकिन जैसे ही उसने आधी पिल खाई, बाईजिंग को अपना शरीर सुन्न महसूस होने लगा। उसके लिम्फ्स हिलने से मना करने लगे।
शॉक्ड और परेशान होकर उसे एहसास हुआ कि उसका प्लान बैकफायर कर गया है। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? उसने बेबसी से सोचा और मन ही मन लियू लॉन्गटिंग को कोसने लगी कि वो उसे बचाने कब आएगा। जैसे ही उसकी विजन धुंधली हुई, रूम में एनर्जी की एक लहर भर गई। हवा में पावर की गूंज होने लगी और एक जबरदस्त प्रेजेंस वहां प्रकट हुई। लियू लॉन्गटिंग आ चुका था। माउंटेन गॉड ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मेरे अच्छे पलों को खराब करने की हिम्मत किसने की? वो गुर्राया। लियू लॉन्गटिंग मुस्कुराया, उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने बुरे काम किए और फिर भी तुम नेक काम करने की बात करते हो। माउंटेन गॉड थोड़ा लड़खड़ाया। तुम? वो बुदबुदाया। लियू लॉन्गटिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी पावर चारों तरफ फैल रही थी जब वो आगे बढ़ा। करीब से देखो, उसने कमांड दिया। क्या तुम मुझे पहचानते हो? जैसे ही दोनों आमने सामने आए, माउंटेन गॉड ने लियू लॉन्गटिंग को ताना मारा। उसे अपनी सुपीरियोरिटी और बरसों की पूजा से मिली जीत पर पूरा भरोसा था। लियू लॉन्गटिंग शांत रहा। उसकी आवाज स्थिर थी जब उसने जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। लड़ाई शुरू हो गई। उनके बीच एनर्जी कड़कने लगी, जिससे जमीन हिल गई और आसमान गूंज उठा। जैसे ही लियू लॉन्गटिंग ने एक ताकतवर मंत्रा पढ़ा, माउंटेन गॉड पीछे हटा। वो साफ तौर पर चौंका हुआ था। उसका शांत कॉन्फिडेंस टूट गया और पहली बार चेहरे पर डर दिखा। मौके का फायदा उठाते हुए लियू लॉन्गटिंग ने हमला किया। उसका अटैक एकदम सटीक लगा। माउंटेन गॉड दर्द से कराह उठा। उसकी वो महान उपस्थिति अब खत्म हो चुकी थी और वो हार कर लड़खड़ाने लगा। लियू लॉन्गटिंग बाई जिंग को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने पाया कि वो जमी हुई थी और उसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था। उसने अपनी आईब्राउ ऊपर की और उसकी डिस्ट्रेस को नोटिस किया। क्या तुमने भी वो पिल खा ली? उसने पूछा। उसे एहसास हुआ और वो नरम पड़ते हुए समझाने लगा, तुम्हारे अंदर के बच्चों ने तुम्हारी रक्षा की, लेकिन इसके इफेक्ट्स तुम्हारे लिए इतने आसान नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वो बुदबुदाया। उसकी नजरें उसकी नजरों से मिली। वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो माउंटेन गॉड का हुआ है। बाईजिंग के गाल लाल हो गए। जब उसे उसका इंटेंट समझ आया, उसका दिमाग दौड़ने लगा। लानत है इस सांप पर, हमेशा फायदा उठाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। उसके विचारों को भांपते हुए लियू लॉन्गटिंग धीरे से हंसा। वो और करीब झुका। उसकी ब्रेथ उसके गालों पर गर्म महसूस हो रही थी। बहुत वक्त हो गया है ना? उसने उसे चिढ़ाया। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? उसके अंदरूनी विरोध के बावजूद बाईजिंग का ब्लश और गहरा हो गया, जिसने उसे धोखा दे दिया। और उस सन्नाटे में उनके आसपास की दुनिया जैसे गायब हो गई और सिर्फ वो दोनों रह गए। जैसे ही सुबह हुई, बाईजिंग लियू लॉन्गटिंग के पास जागी और पिछली रात की यादें उसके दिमाग में कौंधने लगीं। शर्मिंदा होकर उसने मन ही मन दुआ की कि वो सब भूल जाए। हालांकि लॉन्गटिंग ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उस पिल से तड़पने से तो बेहतर है ना? चिढ़कर बाईजिंग झिझकी। इसके बारे में बात मत करो। और उसने उसे दूर धकेल दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि वो अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाए और इशारा किया कि अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो उसका हाल भी माउंटेन गॉड जैसा हो सकता है। बाद में जब वो चला जाता है, वो अपनी सिचुएशन के बारे में सोचती है और उसे एहसास होता है कि अभी उसका सामना करना बेकार है। वो फिलहाल उसकी बात मानने का फैसला करती है। उसके बाद बाईजिंग बाहर निकलती है, जहां विलेज में जश्न का माहौल है, क्योंकि माउंटेन गॉड हार चुका है। वो गांव वालों को यकीन दिलाती है कि अब सैक्रिफाइसेस पर निर्भर न रहें और उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मेहनत करने के लिए एनकरेज करती है। बाद में बाईजिंग अपनी ग्रैंडमदर के साथ सोइंगू के पास पहुंचती है, जो एक रहस्यमयी फॉर्चून टेलर है। अंदर सोइंगू एक चमकते हुए ब्लू ऑर्ब में देखती है और एक जानती हुई मुस्कान के साथ बाईजिंग की ऑरा को स्टडी करती है। फॉर्चून टेलर बताती है कि बाईजिंग के हालात असाधारण हैं, जो एक साधारण इंसान की किस्मत से कहीं बढ़कर हैं। उसकी जिंदगी को एक मुश्किल रास्ते पर धकेला गया है, जहां से बचने के ऑप्शंस बहुत कम हैं। सोइंगू फिर खुलासा करती है कि बाईजिंग की बॉडी में एक ताकतवर फैमिली कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जो उसकी डेस्टिनी को लियू लॉन्गटिंग से बांधता है। जब बाईजिंग पूछती है कि क्या इस बॉन्ड को तोड़ने का कोई रास्ता है, तो सोइंगू उसे बताती है कि ये आसान नहीं होगा। इमॉर्टल फैमिली बॉन्ड्स की ये प्रैक्टिस लगभग 1000 साल से चली आ रही है और इसे सिर्फ बातों से खत्म नहीं किया जा सकता। फ्रस्ट्रेटेड होकर बाईजिंग सलाह मांगती है। वो बताती है कि वो अपनी खुद की फैमिली के साथ क्या कर पाई है। वो उसे सलाह देती है कि लियू लॉन्गटिंग को दबाने के लिए उसे शादी करने के लिए सही आदमी ढूंढना चाहिए। बाईजिंग की आंखें डर से फटी रह गईं। नहीं, अगर उसे पता चला तो वो हम सबको मार डालेगा। सुइंग को सलाह देती है कि एकमात्र सॉल्यूशन लियू लॉन्गटिंग की पावर को अच्छाई, वर्चू और सेल्फ इंप्रूवमेंट से बैलेंस करना है। वो जोर देती है कि अगर बाईजिंग काफी अच्छे काम इकट्ठा कर लेती है तो वो बाजी पलट सकती है और खुद को इन एंशिएंट फोर्सेस के कंट्रोल में आने से बचा सकती है। अपनी मदद देने से पहले सोइंगू ने बाईजिंग से कहा कि वो पहले एक क्लाइंट की प्रॉब्लम में मदद करे। कोई और रास्ता न होने पर बाईजिंग हिचकिचाते हुए मान गई। बाईजिंग और लियू लॉन्गटिंग ने फोन पर क्लाइंट की प्रॉब्लम सुनी। वो बताता है कि 60 इयर्स अगो उसके ग्रैंडफादर ने मेटिंग कर रहे सांपों के एक जोड़े को डिस्टर्ब कर दिया था, जिससे वो नाराज हो गए। तब से उसका परिवार मुसीबत में है और ऐसा लगता है कि ये इन वेंजफुल स्पिरिट्स का काम है।
हाल ही में सांप ने उसकी छोटी बेटी को सपनों में चेतावनी दी है कि वे परिवार को बर्बाद कर देंगे। क्लाइंट बेबस होकर कर्ज तोड़ने के लिए बई जिंग की मदद मांगता है। बई जिंग ने लिू लोंगटिंग को समझाया कि उसकी सहेली को किसी तरह उनके बारे में पता चल गया है और उसने उसकी मदद मांगी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने उसे मनाने की कोशिश करते हुए पूछा। लिू लोंगटिंग ने उसे एक पल के लिए स्टडी किया और फिर अचानक मानकर उसे चौंका दिया। बई जिंग की सांसें थम गईं। वो उसके अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स से हैरान थी। करीब झुकते हुए लिू लोंगटिंग ने एक स्मर्क के साथ कहा, कल शायद मैं थोड़ा रूथलेस था। इसे एक वेडिंग गिफ्ट समझो क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। चिढ़कर बेइजिंग ने पलटकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि उस रात का जिक्र मत करना। और किसने कहा कि हमारी शादी हो गई है? जैसे ही बेइजिंग और लिू लोंगटिंग घर के अंदर दाखिल होते हैं, उनका होस्ट बड़ी सावधानी और क्यूरियोसिटी के साथ स्वागत करता है। बेइजिंग को देखकर उस आदमी का बर्ताव वार्मथ में बदल जाता है, लेकिन वो लिू लोंगटिंग को लेकर काफी वेरी लगता है। लिू लोंगटिंग अपना इंट्रोडक्शन उसके पार्टनर के तौर पर देता है जो मदद करने आया है, जिसे सुनकर होस्ट उसे हैरानी से देखता है। जब बेइजिंग और लिू लोंगटिंग को ऊपर ले जाया जाता है तो वहां उन्हें उनकी बेटी शाओलिंग मिलती है, जो काफी ट्रबल्ड दिख रही है और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी ऑरा है। लिू लोंगटिंग तुरंत उसके आसपास मौजूद डार्क एनर्जी को पहचान लेता है। होस्ट शाओलिंग को समझाता है कि ये लोग उसकी मदद करने आए हैं। वो उन्हें स्केरी नजरों से देखती है और बिना किसी चेतावनी के बेइजिंग पर हमला कर देती है। लिू लोंगटिंग फुर्ती से बीच में आकर बेइजिंग को उस अचानक हुए अटैक से बचा लेता है। शाओलिंग घुर्राते हुए कहती है, कोई इंटरफियर नहीं करेगा, कोशिश की तो मैं मार डालूंगी। कमरे में एक इंटेंस एनर्जी गूंजने लगती है जब लिू लोंगटिंग एक ताकतवर मंत्रा पढ़ना शुरू करता है। शाओलिंग के आसपास का अंधेरा गायब होने लगता है, जिससे वो दंग रह जाती है और उसकी नजरें अब साफ और मासूम दिखती हैं। उसका पिता ग्रेटिट्यूड से भर जाता है और इसे एक मिरेकल कहते हुए बेइजिंग और लिू लोंगटिंग का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी बेटी आखिरकार अपने पुराने शांत स्वभाव में वापस आ गई थी। माँ जियांगो रिक्वेस्ट करता है कि क्या वे आज ही एक्सोर्सिज्म खत्म कर सकते हैं, लेकिन लिू लोंगटिंग मना कर देता है और समझाता है कि उसकी वाइफ बेइजिंग सफर की वजह से थक गई है। वो आराम करने के लिए एक होटल में ले जाने के लिए कहता है और कहता है कि वे कल वापस आएंगे। मेई जियांगुओ हिचकिचाते हुए उन्हें अपने ही घर में कमरे ऑफर करता है, लेकिन लिू लोंगटिंग की तीखी नजर उसे तुरंत चुप करा देती है। हार मानकर मेई जियांगुओ उनके लिए होटल का इंतजाम करने के लिए राजी हो जाता है। होटल में बाई जिंग थक कर बिस्तर पर गिर जाती है और बुदबुदाती है, तुमने ये मैटर पहले ही क्यों नहीं सुलझा लिया ताकि हम इन सब से बचकर घर पर रह सकते। लिू लोंगटिंग खिड़की के पास खड़ा होकर उस घर को देखता है जिसे उन्होंने विजिट किया था। वो कहता है कि प्रॉपर्टी पर असल में कोई असली कर्ज नहीं है, बल्कि उसे शक है कि परिवार के साथ कुछ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। वो इस बात पर हैरानी जताता है कि मेई जियांगुओ उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह कैसे देख पा रहा था, और अंदाजा लगाता है कि शायद उस परिवार ने स्पिरिचुअल साइड के बदले में कुछ बड़ा, जैसे कि इटर्नल लाइफ दांव पर लगाई हो। बेइजिंग अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करती है और पूछती है, क्या वो लड़की सिर्फ पोजेस्ड होने का नाटक कर रही थी, और घर में सांपों की वो अजीब स्मेल कैसी थी। लिू लोंगटिंग एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ फैसला सुनाता है कि उन्हें जानबूझकर किसी खास वजह से इस सिचुएशन में फंसाया गया है। वो खौफनाक लहजे में कहता है, असली टारगेट हम हैं। बेइजिंग चौंक जाती है और सोचती है कि आखिर उन्हें ही क्यों टारगेट किया गया, खासकर तब जब उन्होंने उस परिवार का कोई नुकसान नहीं किया है। लिू लोंगटिंग कहता है कि वेंजेंस लेना हमेशा किसी पुरानी रंजिश के बारे में नहीं होता, कभी कभी ये बस एक नेसेसिटी की बात होती है। वो अपना सस्पिशन जाहिर करता है कि माँ जांगो के इरादे नेक नहीं हैं और शायद वो अपनी इमोर्टैलिटी बनाए रखने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच बेइजिंग उसे देखते हुए ख्यालों में खो जाती है, उसकी फॉर्म और चार्म की तारीफ करती है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। खुद को रोक न पाने की वजह से बेइजिंग की इमेजिनेशन बेकाबू हो जाती है और वो लिू लोंगटिंग की तुलना किसी टीवी मॉडल से करने लगती है। हालांकि लिू लोंगटिंग सादगी से अपने कपड़े मांगता है जो वो दरवाजे पर छोड़ आई थी। घबराकर वो जवाब देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कपड़े दे पाती वो बाहर आ जाता है और उसे अपनी बेयर प्रेजेंस से दंग कर देता है। वो हकलाते हुए उसे जल्दी से खुद को ढकने के लिए कहती है। उसके रिएक्शन से बेअसर होकर लिू लोंगटिंग शांति से करीब आता है। वो उसकी तरफ झुकता है और पूछता है कि क्या उसे अभी भी उसकी स्किन से वो फिशी स्मेल आ रही है। उसकी आंखों में एक मिस्चीवस चमक थी। शर्माते हुए और थोड़ी उखड़ी हुई सांसों के साथ बेइजिंग कंफर्म करती है कि ये फेंट है, लेकिन वो और भी करीब आ जाता है। बेइजिंग का दिल जोर से धड़कने लगता है जब लिू लोंगटिंग उसे पीछे की तरफ खींचता है और एक गहरे लंबे किस के साथ उसे अपनी बाहों में भर लेता है।
जैसे ही वो पल गहरा होता है, दरवाजे पर अचानक हुई एक दस्तक उन्हें इंटरप्ट कर देती है। ल्यू लॉन्गटिंग पीछे हटता है। वो साफ तौर पर अनॉयड लग रहा है और उसकी नजरें गहरी हो जाती हैं। जब वो आवाज देता है, वहां कौन है? दरवाजा खोलने पर उन्हें क्लाइंट में ही जियांगो मिलता है, जो पैनिक की हालत में है। वो बाईजिंग से मिन्नत करता है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपके जाने के बाद वो इविल स्पिरिट फिर से आ गई और उसकी जान लेने की धमकी दे रही है। वो उसे चैलेंज करती है और याद दिलाती है कि जब उन्होंने उसके घर की जांच की थी तो वहां कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला था। वो उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है। मेई जांगो, जो साफ तौर पर डिस्ट्रेस्ड है, जोर देकर कहता है, मिस, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लियू लोंगटिंग, जो अभी भी कंपोज्ड है लेकिन थोड़ा इरिटेटेड है, मेई जांगो से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि हम उसे बचाएं तो तुम्हें सच बताना होगा, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हिचकिचाते हुए मेई जांगो अपने परिवार का डार्क हिस्ट्री बताता है। वो शेयर करता है कि कैसे उसके पिता एक बार एक शमान से मिले थे, जिसने उन्हें रहस्यमयी सांपों के एक जोड़े की पूजा करने की सलाह दी थी और वादा किया था कि वो स्नेक डीटी उनके परिवार के लिए वेल्थ और प्रोटेक्शन लाएगा। बदले में उसका परिवार उस क्रीचर से बंध जाएगा और पूजा के जरिए उसकी पावर को बनाए रखेगा। समय बीतने के साथ परिवार ने प्रॉस्पेरिटी का आनंद तो लिया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सांपों ने खुद को जिंदा रखने के लिए उनकी लाइफ फोर्स को सोखना शुरू कर दिया और ज्यादा सैक्रिफाइसेस की मांग करने लगे। मेई जांगो एडमिट करता है कि परिवार के दूसरे सदस्य, जो अपनी लाइफ फोर्स देने या उस डेटी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें भयानक अंजाम भुगतना पड़ा। अब वो स्पिरिट्स उसकी बेटी को अपना अगला वेसल बनाना चाहती हैं।